हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर्स वीडियो में। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ चर्चा कर देते हैं। तो 100 घंटे में 100 लेन किलोमीटर सड़क निर्माण का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस एक्सप्रेसवे पर बना है, डिटेल बात करेंगे। और क्या मतलब है 100 लेन का, ये भी चर्चा होगी। आरबीआई ने केंद्र सरकार को कितनी रकम सरप्लस यानी डिविडेंड के तौर पर देने का फैसला किया है, पिछले साल की तुलना में 3 गुना है। एयरफोर्स ने किस विमान के पूरे बेड़े की उड़ान पर रोक लगा दी, आखिर क्यों? भारत ने ऑपरेशन करुणा किस पड़ोसी देश में चलाया है और क्यों चलाया? किस पड़ोसी देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू दिया गया है? रे स्टीवेंस, उनका निधन हो गया, तो किस भारतीय फिल्म में एक्टिंग कर चुके हैं? और भी कई क्वेश्चन हैं, सब पर चर्चा होगी दोस्तों। तो शुरू करते हैं, और एक लाइक तो बनता है। तो क्वेश्चन होगा पहला, किस एक्सप्रेसवे पर 100 आवर्स में 100 लेन किलोमीटर सड़क निर्माण का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे। ठीक है, गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे। तो यहाँ पर ये निर्माण का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तो न्यूज़ भी देख रहे हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। और इसको लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है। जो नितिन गडकरी ने ट्वीट किया था, उसी के बाद रीट्वीट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर ये 100 लेन किलोमीटर की सड़क का निर्माण हुआ है 100 आवर्स में। कब से कब तक ये कार्यक्रम चला या निर्माण हुआ? तो 15 मई को हुआ है, सुबह 10 बजे से लेकर 19 मई की दोपहर 2 बजे तक। ठीक है, और सड़क का निर्माण बिटुमिन कंक्रीट से हुआ है, जो आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में। किसने निर्माण किया है? तो 3 कंपनियां हैं इसमें। एक तो गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे लिमिटेड है, दूसरी है क्यूब हाईवे, और उसके साथ मेन जो वर्क किया है वो L&T ने किया है, यानी लार्सन एंड टर्बो ग्रुप ने किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात ये समझ रहे हैं आप। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि 100 लेन किलोमीटर का क्या मतलब है? क्या ये 100 लेन की सड़क है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आप देख भी रहे हैं 4 लेन की सड़क है। दरअसल हुआ ये है कि एक न्यूज़ में दिखा देना चाहता हूँ क्लिपिंग। ये 2018 का न्यूज़ क्लिपिंग है, और इसमें बताया गया है कि 2018 में केंद्र सरकार ने सड़क निर्माण के दौरान उसकी लंबाई को कैलकुलेट करने का तरीका बदल दिया था। अब क्या होता है 2018 के बाद से? मान लीजिए 10 किलोमीटर का 4 लेन सड़क अगर बन रही है 10 किलोमीटर लंबी, तो उस सड़क को 40 लेन किलोमीटर कहा जाएगा। कितना? 40 लेन किलोमीटर कहा जाएगा। मतलब कि हर लेन को कैलकुलेट कर दिया जा रहा है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये 4 लेन सड़क बन रही है, तो इस 4 लेन सड़क में ये 1 लेन किलोमीटर, 2 लेन किलोमीटर, 3 लेन किलोमीटर और ये 4 लेन किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर जो ना वो 4 लेन किलोमीटर ये माना जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चंस में, और जो न्यूज़ क्लिपिंग आप देख रहा इसका, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये 100 लेन किलोमीटर 100 आवर में बना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप सोचिएगा, खबर में पढ़िएगा कि 100 किलोमीटर, जैसे ट्वीट में जो वीडियो जारी किया गया है उसमें क्या किया गया है, लिखा गया 100 किलोमीटर बिटुमिन कंक्रीट लेड। मतलब कि 100 किलोमीटर बिटुमिन कंक्रीट ये रोड बन गया। तब ऐसे परसेप्शन लगता है कि 100 किलोमीटर बन चुका है, लेकिन एक्चुअल में जो 100 लेन किलोमीटर है वो अगर 4 लेन में कन्वर्ट करेंगे तो 25 किलोमीटर बनता है। ओके, तो 3 कंपनियों ने मिलकर बनाया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको समझना चाहिए था। सड़क और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये, आपको ध्यान में रखना है और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपने समझ लिया, आंसर समझ लिया, और क्यों ये 100 लेन किलोमीटर कहते हैं ये भी आपने समझ लिया। सरकार ने नियम बदल दिया 2018 में, उसकी वजह से हम लोग 100 किलोमीटर लेन कह रहे हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है, जब वीडियो जारी करती है तो उसमें 100 किलोमीटर सीधे लिख देती है, तो परसेप्शन बनता है कि 100 किलोमीटर सड़क बन चुकी है। ठीक है, तो टेक्निकल चीज़ों को भी समझ लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में चीज़ों को हो सकता है इस तरह डिफाइन करने को कहा जाए। ठीक है, और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है जहाँ पर, वो तो क्वेश्चन होता ही है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है ये भी। आरबीआई ने केंद्र सरकार को यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरप्लस या कहें डिविडेंड के तौर पर कितनी रकम देने का फैसला किया है। तो आंसर होगा इसका 87,416 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो इसका न्यूज़ भी दिखा देना चाहता हूँ, ये रहा। ओके, तो आरबीआई के बोर्ड मीटिंग में ये फैसला हुआ है और ये रकम देगी। अच्छा, पिछले साल की तुलना में यानी अगर कहें पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में ये तो हम बात कर रहे हैं 2022-23 के बारे में, अभी तो चल रहा है 23-24। ठीक है, तो डेटा है 2022-23 की। उसके पहले के साल यानी 2021-22 में आरबीआई ने 30,310 करोड़ रुपये दिए थे। तो उसकी तुलना में 3 गुना, लगभग 3 गुना ज़्यादा आरबीआई दे रहा है गवर्नमेंट को। तो आरबीआई ने ये एक और काम किया कि कंटीजेंसी रिस्क, आकस्मिक जोखिम बफर जो है ना 5.5% से बढ़ाकर 6% रखने का भी निर्णय लिया है। इस प्रकार के मतलब कई तरह के जो इकोनॉमिक रिस्क कवर करने को कंटीजेंसी रिस्क बफर कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है ये सरप्लस अमाउंट, वो भी समझ लेते हैं। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना वो अपनी इनकम में उसको कोई टैक्स देना नहीं होता। ठीक है, और वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो ज़रूरी प्रावधान है और इन्वेस्टमेंट है उससे रकम बचाता है, तो उसको सरप्लस कहते हैं। और ये सरप्लस अमाउंट जो है ना वो गवर्नमेंट को देना होता है। अब आप पूछ सकते हैं कि आरबीआई को इनकम कहाँ से होता है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा बड़ा जो जरिया है ना वो बॉन्ड से मिलने वाला ब्याज है, और बैंकों को दिया जाने वाला जो लोन होता है यानी बैंक जो लोन लेते हैं तो उस पर ब्याज भी देते हैं, तो उस तरीके से भी कमाई होती है। इसके अलावा जैसे गोल्ड रखा गया है और उसकी कीमत अगले साल बढ़ गई तो वो भी इनकम हो गया, उस मतलब जितनी कीमत बढ़ी वो। ठीक है, डॉलर रखा है फॉरेन करेंसी रिजर्व के रूप में, उसकी कीमत बढ़ गई तो वो इनकम बढ़ गया। तो इस तरीके से ये इनकम कैलकुलेट किया जाता है। तो देख लेते हैं कि इससे पहले के सालों में कितना डिविडेंड गवर्नमेंट को दिया गया है। तो अब देख रहे हैं अभी तो दिया गया है 87,416, उससे पहले दिया गया था 30,307 करोड़ रुपये, 99,122 करोड़ रुपये दिया गया था FY21 में यानी 2021 में। और पिछले कुछ वक्तों में देखेंगे सबसे ज़्यादा तो 2018-19 में 1,75,988 करोड़ रुपये दिए गए थे आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है आर्थिक से रिलेटेड यानी इकोनॉमिक से रिलेटेड क्वेश्चन, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने किस विमान के पूरे बेड़े के उड़ान भरने पर रोक लगा दी है अस्थायी तौर पर। आंसर होगा MiG-21। ठीक है, MiG-21 को रोक दिया गया है उड़ान से। अभी हाल ही में 8 मई को ये क्रैश हो गया था राजस्थान में, और पिछले कुछ वक्त की बात देखेंगे तो 16 महीने में 7 बार क्रैश हो चुका है। 1963 के बाद से MiG-21 इंडिया को मिला था और उस वक्त से अब तक 872 MiG-21 ये विमान इंडिया को मिल चुके हैं, और आधे से ज़्यादा क्रैश हो चुके हैं, किसी न किसी दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं, और इसमें 200 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 171 तो पायलट ही उनका ही निधन हो चुका है, शहीद हो चुके हैं इसी मामले में केवल प्लेन के गिरने से। और ये जो आंकड़ा बता रहा हूँ ना, ये साल 2013 का आंकड़ा है। उस समय के जो रक्षा मंत्री थे A.K. एंटनी, उन्होंने ये डेटा दिया था। उसके बाद ऑफिशियल रूप से जारी कोई डेटा नहीं है, लेकिन वैसे कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुके हैं। ठीक है, तो इतने सारे हम लोगों ने पायलट गंवा दिए MiG-21 की वजह से, और आधे जहाज़ हम लोग ने उसको मतलब ख़त्म हो गए। तो इसी वजह से इसको ये देख रहे हैं आप, ये है MiG-21, इसको उड़ता हुआ ताबूत कहा जाता है। तो अभी लगातार घटनाएं भी हुई हैं, इसी को देखते हुए एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जारी की है, और पूरी इंक्वायरी भी हो रही है अलग से भी कि क्या ऐसी दिक्कत है MiG-21 में जिसकी वजह से ये क्रैश हो जा रहा है और पायलट की जान खतरे में हो जा रही है। तो तब तक, जब तक ये जांच नहीं हो जाती है, तब तक इसको ग्राउंड करने का फैसला लिया गया, इसकी उड़ान नहीं होगी। कितने MiG-21 विमान हैं एयरफोर्स के पास? तो देखिए 3 स्क्वाड्रन हैं, और हर स्क्वाड्रन में 16 से 18 एयरक्राफ्ट होते हैं।
तो इस हिसाब से लगभग 50 MiG-21 सर्विस में हैं इस वक्त, और इनको 2025 तक सरकार ने ये कहा हुआ है पहले ही कि रिटायर कर दिया जाएगा। और टोटल 31 कॉम्बैट स्क्वाड्रन है तमाम विमानों के, उसमें से 3 यही हैं MiG-21 के। तो लगातार जो घटनाएं हो रही हैं उसकी वजह से एयरफोर्स ने ये तय किया है कि अभी उड़ान जो है ना वो जोखिम भरा है, तो ऐसे में हम इसको रोक देते हैं, ठीक है। और एक और बात है, MiG-21 जो तमाम है 50 लगभग, उसको जो ग्राउंड कर दिया गया है, उससे वायुसेना भारत की वो दुविधा में भी है, क्योंकि चीन या पाकिस्तान अगर 2 मेजर ऐसे कंट्री है जिससे आशंका रहती है कि युद्ध हो सकता है, तो ऐसे में दोनों देशों को साझा, मतलब अगर दोनों देशों से लड़ाई होती है तो वायुसेना को जो फाइटर प्लेन है उसकी कमी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये अभी ग्राउंड कर दिया गया, ठीक है। तो इसी के मद्देनज़र वायुसेना जो है वो ये चाहती है कि 42 स्क्वाड्रन रहे विमानों का, लेकिन जो MiG-21 है उसके क्रैश हुए लगातार, तो उसकी वजह से अभी इस वक्त केवल और केवल कितने 31 के आसपास स्क्वाड्रन अभी चल रहे हैं, काम हो रहा है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बात है, MiG-21 जो है ना वो उसको स्वाड आर्म के नाम से भी जाना जाता है, और पिछले कई युद्धों में, कई लड़ाइयों में ये काम आ चुका है बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से। 1999 में कारगिल संघर्ष के दौरान ऑपरेशन सफ़ेद सागर का हिस्सा रहा है। पाकिस्तान के बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुआ उसमें भी ये काम आया था, ठीक है। तो MiG-21 ये है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और जो भी मैं बता रहा हूँ उसका PDF हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और एक मेंबरशिप प्लान है, उसके ज़रिए आप PDF प्राप्त कर सकते हैं अगले 1 साल तक, और मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं तमाम तरह के एग्जामिनेशन के लिए। ये जितने एग्जामिनेशन इन सब के टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, तो आप इस मेंबरशिप को लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और इसके ज़रिए आप अपनी तैयारी को भी जांच सकते हैं, ठीक है। और PDF कई तरह के मिलते हैं, जैसे 1 लाइनर, MCQ विद नोट्स, जैसे मैं बताता हूँ वैसे भी, और ये वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, इस तरह के PDF होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अब अवेलेबल है। तो क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, विश्व कछुआ दिवस, वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 23 मई को, ठीक है। और थीम क्या है इस बार की? आई लव टर्टल्स, ठीक है, आई लव टर्टल्स, ये है थीम। ये दिन जो है ना दुनिया भर में कछुआ और उसकी जो लुप्त हो रही, जो आवास है लुप्त हो रहे हैं, प्रजातियां बहुत सारी लुप्त हो रही हैं, उसके बारे में जागरूकता के लिए ये मनाया जाता है दिवस। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत ने चक्रवात प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा किस पड़ोसी देश में चलाया? आंसर होगा म्यांमार, ठीक है। आपको पता होगा, मैंने बताया था आपको कि साइक्लोन यानी चक्रवात मोचा वो आया था अभी मई में ही, फर्स्ट वीक के आसपास, और उसकी वजह से म्यांमार का जो तटीय इलाका है यांगून, मैप के थ्रू दिखाते हैं आपको, प्यारा भारत है और एक पड़ोसी म्यांमार है, ठीक है। तो चक्रवात जो है ना वो यहाँ से शुरू हुआ हिंद महासागर में, मतलब बे ऑफ बंगाल में हिंद महासागर के, और यहाँ से उठता हुआ ये यहाँ टकरा गया इस जगह पर, इस इलाके में, और ये पूरा जो इलाका ना ये तहस नहस हो गया है म्यांमार का। यांगून जो है ना वो यहाँ पर है, इस जगह पर। तो यहीं पर इंडियन नेवी का जहाज, शिप वहाँ पहुँचा है। तो म्यांमार की कुछ और बातें कर लें। करेंसी क्या है? क्यात, क्या है? क्यात कहेंगे करेंसी को। प्राइम मिनिस्टर हैं मिन आंग हलिंग, हालांकि वो आर्मी चीफ हैं, और उस देश पर कब्जा किया हुआ है, सेना का पूरा कब्जा है म्यांमार पर, ठीक है। राजधानी है नेपिडो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस पड़ोसी देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया? आंसर होगा नेपाल। नेपाल की संसद की संयुक्त मीटिंग हुई अभी हाल ही में, और उस दौरान रामचंद्र पौडेल जो कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं ये रहे, तो उन्होंने ये ऐलान किया कि 2025 जो है ना वो क्या होगा, विशेष वर्ष होगा पर्यटन के लिए। और इसके अलावा 2080 के दशक को विजिट नेपाल दशक के रूप में मान्यता दी जाएगी। दरअसल जब से कोविड-19 आया ना उसके बाद से नेपाल में पर्यटन गिर गया, और विदेशी मुद्रा जो नेपाल को मिलती है मुख्य तौर पर सबसे ज़्यादा वो है पर्यटन की वजह से। तो ऐसे में नेपाल ने कोशिश की है
कि पर्यटन को और बढ़ावा दिया जाए। हालांकि कोविड-19 जब ख़त्म हुआ है और सब कुछ सामान्य हुआ है तो उसका पर्यटन बढ़ा है, लेकिन वो पीक पहले की तरह नहीं पहुंचा है। तो कोशिश ये है, और वहाँ की आर्थिक स्थिति भी ख़राब है नेपाल की, ठीक है। तो नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल उन्होंने ये ऐलान कर दिया है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। राजधानी काठमांडू है, मुद्रा है नेपाली रुपया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मई 2023 में दुनिया के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? आंसर का इसका हिरोशिमा, ठीक है। और ये वीडियो भी देख रहे हैं आप, 20 मई को जापान के हिरोशिमा में उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उस वक्त वो G7 समिट में अतिथि के तौर पर हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। और इस प्रतिमा का निर्माण किसने किया है? तो पद्म भूषण से सम्मानित राम वंजी सुतार, उन्होंने ये तैयार किया है। 42 इंच लंबी कांस्य से बनी ये प्रतिमा है, ठीक है। और ये खासतौर पर किस जगह पर स्थापित की गई है? तो हिरोशिमा पीस मेमोरियल जो है, ए बम कहते हैं डोम, उसी के पास ये स्थापित की गई है। एक बार मैप के थ्रू भी दिखा दूं कहाँ पर ये जापान है। तो प्यारा भारत उधर था और ये रहा जापान, ओके। तो हिरोशिमा इस जगह पर है और नागासाकी यहाँ पर है, ओके। तो यहीं हिरोशिमा में G7 की समिट हुई और उसी के दौरान ये प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ठीक है। और ये प्रतिमा जो है ना, ए बॉम जो डोम है उसी के पास में है। ये हेरिटेज साइट है और ये इसी के पास में जो बॉम्ब गिराया गया था, कब गिराया गया था? 1945 में, 6 अगस्त 1945 को। नाम था लिटिल बॉय। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिला है? आंसर होगा नरेंद्र मोदी, ठीक है। फिजी के जो प्रधानमंत्री हैं सितवेनी राबुका, तो उन्होंने अपने देश का जो सर्वोच्च सम्मान है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया है। और इस दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह सम्मान पूरे भारतवासियों का है। तो एक बार फिजी देख लेते हैं कहाँ पर ये, तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर क्षेत्र में है। कहाँ पर देखते हैं? प्यारा भारत रहा और अब दक्षिणी प्रशांत महासागर की ओर चलते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, इधर ऑस्ट्रेलिया है, न्यू पापुआ गिनी है और यहाँ पर छोटा सा जो दिख रहा है यही है, नाम है इसका फिजी, ठीक है। द्वीपीय देश है, 2 बड़े द्वीप हैं, बाकी छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं। और यहीं के प्राइम मिनिस्टर हैं सितवेनी राबुका, ठीक है। और इन्होंने अभी हाल ही में भारतीय मूल के लोगों से माफ़ी मांगी थी। क्यों? ये पहले सेना के जनरल थे। 1987 में इन्होंने सैन्य तख्ता पलट कर दिया था और उस दौरान भारतीय मूल के लोगों पर काफ़ी अत्याचार हुआ था। तो अब ये प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अब इन्होंने माफ़ी भी मांगी है। तो इसके बारे में मैंने 2-3 दिन पहले के करंट अफेयर्स वीडियो में आपको बताया था। तो इन्होंने अब सम्मानित किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन, किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया? आंसर होगा पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। तो वहाँ के जो गवर्नर जनरल हैं सर बॉब डाडे, तो उन्होंने इस अवार्ड से सम्मानित किए हैं। फोटोग्राफ देख भी रहे हैं आप। और ये सम्मान कब मिला? तो 22 मई को मिला। एक बार देख भी लेते हैं पापुआ न्यू गिनी कहाँ पर है। वैसे मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था। तो प्यारा भारत रहा और पापुआ न्यू गिनी जो है ना, वो भी दक्षिणी प्रशांत महासागर क्षेत्र में है, ठीक है। तो ये तो इंडोनेशिया है, उसी से लैंड बॉर्डर शेयर करता है ये पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया के पास में है। तो इसी के गवर्नर जनरल ने अवार्ड दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। यहाँ की आबादी मात्र 70 लाख है। राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर हैं जेम्स मारेपे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक्टर रे स्टीवेंसन, उनका निधन हो गया 21 मई को। तो वे किस भारतीय फिल्म के एक्टर रह चुके हैं? मशहूर पिक्चर है, आंसर होगा RRR। फोटोग्राफ देख लीजिए आप। तो इन्हीं का 58 ईयर की उम्र में निधन हो गया, डेथ हो गई। हॉलीवुड के मशहूर एक्टर थे ये और भारतीय फिल्म RRR में अंग्रेज ऑफिसर की भूमिका इन्होंने निभाई थी। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और कल मिलते हैं अब ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। और हाँ, जो मेंबरशिप प्लान है आप देखना जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन भी वक्त पे मिलेगा।